हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे 3 या 4 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये तीनों चारों प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ समझाया है। मेरा उद्देश्य जो होता है, बच्चों को किसी भी तरीके से केवल मात्र अधूरा ज्ञान देना नहीं होता है, उसे पूरा ज्ञान देना होता है। तो आप भी उसी तरीके से अपना तैयारी कीजिए। केवल मात्र रट लेना या एबेसैदे याद कर लेना या सुमेलित कर लेना यही पर्याप्त नहीं होता है। आप उसके पीछे के मर्म को भी समझिए कि हमने ऐसा किया है तो क्यों किया है, तभी जा कर के आपको अच्छे अंक मिलेंगे। क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि होते तो बिल्कुल सीधे और सरल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको घुमा करके दे देता है और बच्चा जो है उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो होता है वो मजबूत नहीं होता है। तो जब तक बच्चे का बेस मजबूत नहीं होता है, तब तक आप जो है प्रश्नों को सही प्रकार से हल नहीं कर पाते हैं। परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है, उसमें सभी बच्चों के लेवल के प्रश्न होते हैं। तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव माइंड वाले बच्चों के लिए होता है, और उन प्रश्नों को वही बच्चे हल कर पाते हैं जिनका आधार मजबूत होता है। देखिए, सीखने और सिखाने वाला सिखाने वाला जो है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि केवल मात्र संख्यात्मक ज्ञान ही नहीं दे, बल्कि बच्चों को पूरा ज्ञान दे, ताकि उसका बेस मजबूत हो सके। इसी प्रकार से सीखने वाले का भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि उन्हें जो है केवल मात्र ये नहीं है कि परीक्षा में हमें अच्छे अंक लाने हैं तो उसी दृष्टि से पढ़ा जाए। नहीं, जीवन बहुत बड़ा है, ज्ञान अपार है, तो ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है, उसमें रटना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप एक एक लाइन को जो है वो क्रमशः देखते चले जाएं और उसको समझते जाएं, उस पर चिंतन और मनन करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप वीडियो बहुत देख रहे हैं लेकिन कहीं से आप उसको लाइक और शेयर करना भूल जा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने कमेंट्स करें कि क्या चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, कहाँ आपको समझने में परेशानी आ रही है, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो आपकी दृष्टि से और भी अच्छे बनाए जा सके। तो आपके कमेंट्स का और आपके लाइक का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे महत्वपूर्ण श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली कड़ी। प्रश्न संख्या 1, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए, आपके जो एक प्रश्न है वो सुमेलित करने का अवश्य आता है। अब वो किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो सुमेलित करने वाले प्रश्नों को ये नहीं है कि आपने जो है रट लिया कि भाई आर्गन है इसको इससे मैच कर दो, सोडियम है इसको इससे मैच कर दो। नहीं, उसको पहले समझिए कि हमने इसको यहाँ मैच किया है तो क्यों मैच किया है। क्योंकि हो सकता है कि वो ऑर्गन की जगह और कोई तत्व दे दे, मैग्नीशियम की जगह और कोई तत्व दे दे। तो अगर आपका आधार बेस मजबूत है, आपने वो चीज़ समझ रखी है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो तत्व हैं वो हैं आर्गन, जिसका सूत्र होता है Ar, सोडियम, Na, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। 4 तत्व दे रखे हैं और यहाँ उन्होंने पूछा है m कोश के इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं। m अर्थात तीसरा कोश। जैसा कि आपने परमाणु की संरचना में पढ़ा है, परमाणु के 4 कोश होते हैं। पहला कोश जिसका नाम K होता है, दूसरा कोश जिसका नाम L होता है, तीसरा कोश जिसका नाम M होता है और चौथा कोश जिसका नाम N होता है, K, L, M और N। यहाँ पर उसने M कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके सामने लिख दी। अब ये सब उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। हो सकता है कि ऑर्गन का 3 हो, 8 हो, 1 हो, 2 हो, तो ये सब उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ज्ञान होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप जानते हैं कि 4 कोश हैं, KLMN। इसी प्रकार से 4 उप कक्षक भी होते हैं, S, P, D और F। S में देखो वो कोश हैं और ये कक्षक हैं।
अंतर समझ लीजिए, कोश भी 4 होते हैं और कक्षक भी 4 होते हैं। तो ये कक्षक हैं एस, पी, डी और एफ। कोश में तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो कक्षक हैं एस, पी, डी, एफ, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, कम तो 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, 2 के अलावा तीसरा नहीं हो सकता है। पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि एक कमरे के एक मकान के 4 कमरे, पहले कमरे में 2 ही मेहमान बैठ सकते हैं, दूसरे कमरे में पी वाले जो कमरा है उसमें 6 ही मेहमान बैठ सकते हैं, तीसरा जो कमरा है डी उसमें 10 ही बैठ सकते हैं। अगर 10 के बाद में अगर कोई 11वां आएगा तो वो हमारे अगले कमरे यानी एफ कमरे में जाएगा। एफ यानी कक्षक है ये, ठीक है, कमरा मैंने वैसे बता दिया है। अब देखिए इनमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो आएंगे 2 मेहमान वो हमारे 1s2 में जाएंगे, 1s में। तो 1s में 2 चले गए तो हमारा बन गया 1s2। अब उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे 2s2 में जाएगा। जब इसमें 2 पूरे भर जाएंगे, क्योंकि s की अधिकतम क्षमता 2 ही होती है, तो 2 भर गए। उसके पश्चात जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो p में जाएगा, और जब p की कितनी क्षमता होती है 6, तो 2 नंबर का जो p है, देखिए बीच में जो l है ना वो देखिए आप, केक में 2 बता दिए, l वाले की बात हो रही है यहाँ पे, l वाले में जिसमें नीचे 8 लिखा हुआ है उसमें। तो 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में s में 2 आ गए और p में 6 आ गए। अब तीसरे कमरे की बात हो रही है, अब तीसरे कमरे में 18 हो गए कुल मिलाकर के। देखिए 2 s के, p के 6 और d के 10, तो 10 और 6 16 और 2 18। तो m कोश में अधिकतम 18 ही हो सकते हैं। 18 के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो चौथे कमरे में जाएगा। तो चौथे कमरे में देखिए s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14, कुल मिलाकर के हो गए 32। 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32। तो इसी प्रकार से k में हो गए 2, यानी अब ये देखिए पहला जो कक्ष है के, कोश के, इसमें एक ही कक्षक होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि के में हो गए 2। दूसरे वाला जो है इसमें एक एस होता है और एक पी होता है, तो एस में 2 और पी में 6, तो कुल मिलाकर के एल वाले में हो गए 8। इसी प्रकार से जो एम वाला जो कोश होता है, एम वाले कोश में 3 होते हैं, एक एस, एक पी और एक डी। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10, कुल मिलाकर के हो गए 18। इसी प्रकार से जो हमारा चौथा है एन, इसमें 32 होते हैं, एस के 2, पी के 6, डी के 10 और यहाँ एफ का लिखे हुए हैं 14। सही से स्पष्ट दिख नहीं रहा, लेकिन एफ के ऊपर लिखा हुआ है 14। तो कुल मिलाकर के हो गए 32। ये आपको याद रखना जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 310। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक, इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको वापस से रिपीट कीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। देखिए ऑर्गन का सूत्र होता है एयर। पहला जो सुमेलित करने वाले में था उसमें पहला लिखा हुआ था आपका ऑर्गन, उसी की बात हो रही है, ऑर्गन AR, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 18, यानी 18वें नंबर का तत्व है ये। अब 18 के लिए जब हम लिखेंगे ये वाला, देखिए ये वाला जो है 1s2 2s2 वाला, तो 18 नंबर तक के लिए क्या लिखेंगे हम? 1s2 2 हो गए, 2s2 और 2p6 8, तो 8 और 2 10 हो गए, 3s2 और 3p6 ये 8 हो गया। तो यहाँ पर नीचे अगर टोटल करेंगे 2 और 8 10, 10 और 8 18। तो तीसरे की जो बात कर रहे हैं हम, हमारा जो उत्तर था वो एम कोश की बात हो रही थी। वहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके ये देखिए यहाँ पर एम कोश के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें केवल मतलब होना चाहिए हमारे एम कोश से। कहाँ गए? ये एम कोश से मतलब होना चाहिए। तो एम कोश में हमारे कहाँ है? ऑर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, यानी कि हम ऑर्गन को मैच कर देंगे 8 से। चलिए दूसरा हमारा तत्व था सोडियम।
हमें परमाणु क्रमांक ध्यान होना चाहिए। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11। देखिए सभी का परमाणु क्रमांक अगर आपको याद नहीं हो तो मुख्य मुख्य जो लगभग 20 तत्व हैं उनके आपके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। तो इनके आपको परमाणु क्रमांक लगभग ध्यान होने चाहिए। इन्हीं में से आपका लगभग प्रश्न आता है। तो ये 10-20 यानी 20-25 जो तत्व हैं इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। एक वीडियो मैं आपको जो है परमाणु क्रमांक से संबंधित ही बनाऊंगा, तो वो आप देख सकते हैं कि उसमें आपको सभी महत्वपूर्ण जितने भी तत्व होंगे केवल उन्हीं के परमाणु क्रमांक देंगे और वो आपके लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए चर्चा, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे सोडियम की। Na इसका परमाणु क्रमांक 11 था। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 11 तक ही लिखना है सिर्फ। देखिए 1s2 पहला, दूसरे के लिए 2s2 और 2p6 8 हो गए, और 2 और 8 10। अब एक बच गया तो वो जाएगा 3s1 यानी तीसरे कमरे में चला जाएगा 3s1। आगे नहीं लिखना है क्योंकि 11 तक कंप्लीट हो गया। यानी कि यहाँ m कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? देखिए 3s1 के s के ऊपर कितना लिखा हुआ है? 1, यानी कि यहाँ पर तीसरे कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर एक बार वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरे कोश में s के 2 थे और p के 6 थे, तो 8 थे। और यहाँ पर आपके सोडियम के m कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, तो वहाँ पर आपको सोडियम को मैच करना है 1 से। अब अगला जो था हमारे पास में वो था मैग्नीशियम, Mg। अब Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। ये भी इंपॉर्टेंट तत्व है, इसका भी परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। अब इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। 1s2 ये पहला कोश, 2s2 2p6 ये दूसरा कोश, और 3s2 जो बाकी बच गए वो आगे वाले में जाएंगे। तो यहाँ पर s में कितना चला जाएगा? 2। देखिए 11 में जो था, 11 में s में 1 गया था और 12 में जो है s में 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर m कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे तीसरे वाले में वो कितने होंगे? 2। तो यहाँ मैग्नीशियम को जो मैच करेंगे हम वो कर देंगे 2 से। चलिए चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न की, यानी अगले तत्व की, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। ये भी इंपॉर्टेंट तत्व है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। देखिए 13 के लिए क्या होगा? 1s2 पहले में 2, 2s2 2p6, L वाले में 8, दूसरे में 8। अब 8 2 10 हो गए, अब बच गए कितने? 3। तो 3 जाएंगे तीसरे में, तो 3s2 दूसरा तो पूरा भर गया क्योंकि s की क्षमता होती है 2 ही। 2 के बाद में जितने भी आएंगे वो p में जाएंगे, तो 3p1। तो यहाँ पर 13 हो गए, अर्थात m कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 और 1 3। तो यहाँ पर m कोश में 3 हो गए। तो यानी एल्यूमिनियम को हमें मैच करना है वहाँ पर किससे? 3 से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्गन को मैच करेंगे। ऑर्गन का जो m कोश मतलब तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप ऑर्गन को मैच करेंगे 8 से। सोडियम के जो m कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के m कोश मतलब तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैग्नीशियम को मैच करेंगे 2 से। और एल्यूमिनियम जो बच गया उसको मैच करेंगे 3 से। देखिए कभी कभी सुमेलित करने वाला जो प्रश्न होता है, कभी कभी आप सुमेलित नहीं कर पाते हैं, तो उसको सुमेलित करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उन्हें सुमेलित करें जो आपको आता है, और लास्ट तक जो है, लास्ट में जो बच जाता है उसको आप आसानी से सुमेलित कर ले। तो यह मैं आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोश, कक्षक, इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। कोश 4 होते हैं, KLMN, और कक्षक भी 4 होते हैं। कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, K में 2, L में ज़्यादा अधिकतम 8, M में 18 और N में 32 होते हैं। ठीक है। और SPDF जो होता है उसमें S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 होते हैं। उनको भरना है, वो आपको लाइन 1s2 2s2 2p6 वाली जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए कि उसके बाद में ये किस में जाएगा।
चलिए चर्चा करते हैं अपने आज के दूसरे और महत्वपूर्ण प्रश्न की। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, दैनिक जीवन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं परीक्षाओं में। तो ये भी प्रश्न हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, जब उन्हें हम खुले में रख देते हैं, बिना पेंट किए हुए जब खुले में रख देते हैं, तो वायु और नमी, नमी अर्थात पानी, ओस, उसके संपर्क में आता है। और जब भी लोहे की वस्तुएं वायु और नमी के संपर्क में आएंगी तो उनमें जंग लग जाती है। एक भूरे रंग की परत उनमें चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। जंग लग जाती है अर्थात संक्षारित हो जाती है। और लोहे की वस्तुओं का संक्षारित होना, उसे हम संक्षारण कहते हैं। अब लोहे की वस्तुएं जंग से तभी बच सकती हैं जब वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आए। यानी कोई भी ऐसा उपाय हम करें जिससे लोहे की वस्तुएं जो हैं नमी और वायु के संपर्क में नहीं आए, कहते हैं उस लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देते हैं, यानी पेंट की परत चढ़ा देते हैं। तो जब पेंट की परत चढ़ा देंगे तो फिर वो डायरेक्ट जो लोहे की जो भी सामान है वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने टी शर्ट पहन ली, तो अब टी शर्ट पहन लेंगे तो कोई भी चीज़ हमारी स्किन को डायरेक्टली टच नहीं करेगी। तो वही काम उसमें होता है। पैंट की अगर परत चढ़ा देते हैं तो बाहर की जो वायु, हवा है और नमी है वो लोहे की चीज़ को टच नहीं कर पाएगी और उसमें जंग नहीं लगेगी, वो संक्षारित नहीं होगी। लोहे को जंग से बचाने का और भी तरीके होते हैं। ये भी प्रश्न आपके आ जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के तरीके क्या हैं। तो लोहे को जंग से बचाने का तरीका एक तो यह है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट कर देना चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि उस पर ग्रीस या तेल की उस पर पॉलिश कर देनी चाहिए, उस पर लगा देना चाहिए, ग्रीस लगा देनी चाहिए, तेल लगा देना चाहिए। तो ग्रीस भी और तेल भी जो है उसको नमी और वायु से बचाता है। और एक होता है उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो ये एक प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो ये आता है गैल्वेनीकरण क्या होता है, कई बार आपके सामने आया भी होगा कि गैल्वेनीकरण क्या है। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण या इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपको प्रश्न 2 आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लिटमस पत्र, लाल और नीला, देखिए लिटमस पत्र 2 तरह का होता है, एक लाल रंग का जिसे लाल लिटमस कहते हैं और एक नीले रंग का जिसे हम नीला लिटमस कहते हैं, से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? देखिए, अम्ल अगर है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा। यानी अगर अम्ल है तो उसमें अगर हम नीला लिटमस डुबोएंगे ना तो वो अपना रंग स्वतः ही चेंज कर देगा और नीला लाल में बदल जाएगा। और अगर क्षार है तो क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला करता है। अर्थात जो अगर क्षारीय विलयन है उसमें हम लाल लिटमस डुबोएंगे तो वो नीला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में विलयन किस चीज़ का है? साबुन का। तो हम जानते हैं कि साबुन जो बनता है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। यानी दुर्बल तो अम्ल है और क्षार कैसा है? प्रबल है। तो इस स्थिति में जो साबुन का जो घोल बनेगा उसमें OH आयन आ जाएंगे, क्योंकि क्षार प्रबल है इसलिए जो है घोल जो बनेगा उसमें OH विलयन OH आयन आ जाएंगे। और OH आयन आ जाएंगे तो वो क्षारीय गुण दर्शाएगा। और क्षारीय गुण क्या करता है? क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। अर्थात यदि आप नीले लिटमस को अगर साबुन में डुबोएंगे तो वो लाल लिटमस जो हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। यहाँ हमारे जो है इस मॉडल टेस्ट पेपर पर जो है हमारी चर्चा समाप्त होती है।
आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों पर चिंतन करें, मनन करें, इन्हें अच्छे से समझें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसे पुनः देखें और स्टेप बाय स्टेप आप स्वयं करने का प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करें। वैसे तो तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो तीनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद करें, लिखने का प्रयास करें, लिख लिख करके याद करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।